नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 15 नवंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, 3 आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, वो तो एसोसिएटेड है अभी जो ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की जो मीटिंग हुई है उससे रिलेटेड, जिनमें एक तो है ये वाई ग्लासगो डिसअपॉइंट्स, दूसरा हैवी वेदर और तीसरा हम देखेंगे हाउ टू वॉक नेट ज़ीरो टॉक। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल्स को एक साथ देख लेंगे और एक आर्टिकल हम देखेंगे ये वाला, द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। आपने अभी अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग स्पेक्ट्रम या फिर जो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो बुक पढ़ी है, चाहे विपिन चंद्रा की पढ़ी हो, तो आपने मुंडा रिबल्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर बिरसा मुंडा के बारे में आती है पूरी बात, तो उन्हीं से संबंधित ये आर्टिकल है, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में हमारे डिस्कशन को। फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। आर्टिकल को लिखा है एल मुरुगन ने, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अभी। तो इनका ये कहना है कि देखो, अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वां साल मना रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस का, उसी में अगर देखें तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके नाम एकदम यूनिक हैं, जिन्होंने अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनमें से एक है भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा की अगर बात करें तो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं रही थी, पर 25 साल की उम्र में भी उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। वही बात कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो इन्होंने 25 साल की उम्र में ही वो मकाम या फिर वो काम किए, वो मकाम हासिल किया या फिर वो काम किए जो आज भी हम याद करते हैं। तो इनकी स्टोरी में देखें, लाइफ स्टोरी में, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आज अगर कोई करे तो गैलेंट्री अवार्ड से उनको नवाजा जाए, चाहे फिर वो इनजस्टिस के अगेंस्ट में आवाज़ उठानी हो या किसी के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, या फिर आप कह सकते हो कि लगातार जो कॉलोनियलिज्म के वजह से जो एक मतलब एक ऑपरेसिव बिहेवियर जो अंग्रेज़ों का था उसके खिलाफ आवाज़ उठानी हो। देखो, इनका जन्म हुआ नवंबर 15, 1875 को। ठीक है, और गांव आज के टाइम पे झारखंड में लोकेटेड है इनका जो जन्मस्थली है, जिसका नाम है उलीहातू विलेज। ठीक है, तो बिरसा ने अपनी शुरुआती ज़िंदगी मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में ही बिताई, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी का टाइम हुआ करता था। क्योंकि वजह क्या थी, जो राज का टाइम था, मतलब ब्रिटिश राज के टाइम पे जो एक्सप्लॉइटेटिव उनकी काम करने की तरीके थे, उसकी वजह से गरीबी में इनको धकेल दिया गया था। जबकि ये कई ज़माने में लैंड ओनर हुआ करते थे, कोई ज़माने में अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज के खुद ऑनर हुआ करते थे। तो ऐसे में जंगलों में रहते थे, और ईस्ट इंडिया वाले रीजन में या सेंट्रल इंडिया वाले रीजन में। ठीक है, पर वही चीज़ है कि नेचर के साथ में हार्मनी में रहते हुए भी फिर जैसे ही ब्रिटिशर्स का मौका पड़ा तो उन्होंने वहाँ पर अपनी फ्यूडल ज़मींदारी सिस्टम स्टार्ट कर दी। और ज़मींदारी सिस्टम में आपको पता है, ब्रिटिशर्स ने अपने कुछ ज़मींदारों को वहाँ पर लोकेट कर दिया, और वो ज़मींदार जो थे वो फिर बाद में जितने भी ट्राइबल लोग हुआ करते थे उनके ऊपर अपनी पकड़ बना करके रखते थे और उनसे रेवेन्यू और ये कलेक्ट किया करते थे। अब ज़मींदार के ऊपर थे ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स को तो किसको पकड़ना होता था जब भी रेवेन्यू कलेक्शन करना था? ज़मींदार्स को। और ज़मींदार्स को किसको पकड़ना था? इन ट्राइबल्स को। अब फसल बर्बाद हुई है या कुछ अच्छा काम हो रहा है वो मैटर नहीं करेगा, मैटर सिर्फ इतना सही है कि ज़मींदार को टैक्स देना है ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स ये भी नहीं जानते कि वाकई में ग्राउंड रियलिटी क्या है, पर उसके बावजूद इतनी परेशानियों का कारण इनके सामने नहीं आता था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा ऑपरेसिव सिस्टम था ज़मींदारी सिस्टम की अगर हम बात करें। तो ऐसे में छोटा नागपुर प्लेटू की हम बात करें, छोटा नागपुर रीजन जो कि झारखंड वाला रीजन आ गया, थोड़ा वेस्ट बंगाल आप ले सकते हो, छत्तीसगढ़ वाला, और थोड़ा बहुत आप देख सकते हो उड़ीसा वाला रीजन। तो यहाँ पर ये छोटा नागपुर रीजन था। यहाँ पर जो ट्राइबल्स का जो एग्रेरियन सिस्टम चला करता था उसको बोला जाता है खुंतकती। ठीक है, खुंतकती सिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया और अपने यहाँ पर लॉन्च कर दिया फ्यूडल लैंड लॉर्ड्स के बेसिस पे कि हाँ, जो अब ज़मींदारी सिस्टम है वो काम करेगा और साथ में मनी लैंडर्स वो पैसे देंगे और ब्याज लेंगे ज़बरदस्त, और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। ओवरऑल देखें तो शोषणकारी जो इनकी पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की वो अप्लाई होनी शुरू हो गई। इसके अलावा मिशनरी एक्टिविटीज़, लगातार इन ट्राइबल्स के ऊपर दबाव बनाना कि आप अपनी फेद को छोड़ो और क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन कर लो, उस चीज़ के लिए भी इन्होंने बहुत कोशिशें की थी। ब्रिटिश राज ने बहुत सपोर्ट किया था, पर इन रिबेलियंस ने
ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरा रजिस्ट किया, ठीक है, कि कैसे भी करके एक आदिवासी की जो रिलीजियस कल्चरल एथोस थी, रिलीजियस कल्चरल सिस्टम था, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होने देना, उसको बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि किसी और बिलीफ सिस्टम के द्वारा टेक ओवर नहीं करने देना। तो यंग बिरसा जब बड़े होते हैं थोड़े, ठीक है, तो उन्होंने सारी सिचुएशन देखी कि जो कॉलोनियल फोर्सेस का मतलब ये मानो कि ये जो जिन जंगलों में रहते थे छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में, वहाँ रहने वाले लोगों के अलावा बाहर के जो भी लोग आते थे ना, उनको ये दीकूच बोला करते थे, आउटसाइडर, या फिर आप कह सकते हो एनिमीज, जो कि लोकल पीपल के जो इंटरेस्ट थे, जो मुंडास थे, ओरियंस थे, इनके इंटरेस्ट के खिलाफ जो काम किया करते थे, उनको ये एनिमी समझते थे, ठीक है। और इन्होंने फिर अपनी देखिए किस तरीके से आदिवासी लोग जो हैं वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं। फिर देखो 1880s का टाइम आता है, बिरसा ने सारी चीज़ें देखी कि वाकई में वहाँ पर एक मूवमेंट शुरू होता है जिसका नाम बताया जा रहा है यहाँ पर सरदारी लाराई मूवमेंट। अब इस रीजन में ये मूवमेंट जब चलता है तो बिरसा मुंडा और अच्छे से क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे ब्रिटिश राज जो है अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है लोगों का शोषण करने के लिए। और दूसरा ये जो मूवमेंट था जिसको अभी हमने यहां पर देखा, सरदाराई लाराई, ठीक है, सरदारी लाराई, तो इस मोमेंट में ये देखा कि ब्रिटिश राज के सामने केवल पिटीशन रिक्वेस्ट यही डाली जा रही है कॉलोनियल रिजीम के लिए कि कैसे भी करके हमें थोड़ी सी छूट दे दो। तो ऐसे में जमींदारी सिस्टम लगातार बढ़ता चला जाता है। ट्राइबल्स हैं वो लैंड ऑनर्स हैं, अब लेबरर बन चुके थे, क्योंकि वही बात, ब्याज पे लोन दे दिया मनी लैंडर्स ने। अब वो मनी लैंडर्स जब ब्याज पे लोन देते हैं तो सीधी सी बात है, अगर फसल एक बार बर्बाद हो गई तो वो मनी लैंडर्स को पैसा नहीं मिलेगा, रिटर्न ब्याज नहीं दे पाएंगे, जो भी आदिवासी लोग जो उधार लिया करते थे, उसकी वजह से फिर उनको मुश्किलें होनी शुरू हो गई थी। सीधी सी बात है, एक लैंड और ज़मीन हाथ से निकलने लग गई, जब ब्याज चुका नहीं पाए तो फिर वो एनपीएस में कन्वर्ट हो गया, एनपीएस में कन्वर्ट हो गए तो टेक ओवर कर लिया। तो ये सिस्टम होने लग गया था कि लैंड ओनर जो आदिवासी हुआ करते थे वो लेबरर हो चुके थे। और अब लगातार ये जो फ्यूडल सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, इसने भी अपनी तरफ से फोर्स्ड लेबर को ज़्यादा प्रमोट किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी वो खेती में काम करने पड़ेंगे अब इनको, नहीं तो लैंड ओनर हुआ करते थे तो अपने खुद के हिसाब से अपनी खुद की खेती किया कर सकते थे। पर अब क्या था, वेत बेगारी, दैट मीन्स कि भाई अब तो जो ब्रिटिशर्स कहेंगे वो करना पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो फिर जीना मुश्किल। तो ऐसे में जो ट्राइबल्स का जो एक्सप्लॉइटेशन था वो एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गया। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब कि अब जो है ऑब्जेक्शन होना शुरू होने वाला था। तो इसी चीज़ की वजह से अब बिरसा मुंडा लीडर बनते हैं। अब उनकी लीडरशिप में सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने सबसे पहले तो अपने खुद के डोमेन में जो अपने खुद के लोकल इश्यूज थे उनको सॉर्टेड किया। जैसे ट्राइबल लाइफ को जिस भी चीज़ ने डाउनग्रेड करने की या नीचा दिखाने की कोशिश की, उन चीज़ों को हटाया। दैट मीन्स उन्होंने अपनी खुद की कल्चर में, खुद के सिस्टम में एक बिलीफ, एक कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की। बिरसा मुंडा ने अपनी खुद की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो भी कमियां थी उनको अच्छा किया। जैसे कि मान लो अंधविश्वास पे बहुत ज़्यादा था उनका ट्राइबल्स का, तो उन्होंने सुपरस्टिशन से दूर लेकर के गए वो ट्राइबल्स को कि अंधविश्वास नहीं करना है। साथ में अपने खुद की प्रेयर सिस्टम हो गया, ट्राइबल प्राइड मतलब अपनी जो आदिवासी एक गर्व था उसको फिर से मतलब बढ़ाया, ठीक है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा ने एक स्लोगन दिया जिसका नाम था सिमारे फिरन राजा जय। दैट मीन्स विक्ट्री टू द एंसेस्ट्रल किंग। अपने पूर्वजों की जीत के लिए उन्होंने नारे देना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया कि ट्राइबल्स में एक आप कह सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमारे पूर्वज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। हिस्ट्री हम इसीलिए तो पढ़ते हैं, हिस्ट्री का मेन कंटेक्स्ट रहता है वो यही तो कि हम वाकई में ये रिसर्च करते हैं, ये ढूंढना चाहते हैं कि क्या हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छा किया, क्या अच्छा किया, उससे आज हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तभी तो आते हैं ना क्वेश्चंस यूपीएससी में भी कि भाई रेलेवेंस बताओ महात्मा गांधी की आज के सिनेरियो में, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी कदम उठाए उनकी लीडरशिप में, ठीक है, तो उनकी रेलेवेंस आज क्या है, वो आज अगर जवाहरलाल नेहरू होते तो वो क्या कदम उठाते, वो सारी चीज़ें।
तो हिस्ट्री का यही होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने भी हिस्ट्री का यूज़ किया, अपने जो एंसेस्ट्रल किंग थे, अपने पूर्वज जो थे, उनके लिए इन्होंने अपनी खुद की एनर्जी गैदर करने के लिए उनको मेमोराइज करना शुरू किया। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो बिरसा मुंडा ऐसे काम करते करते मास लीडर हो गए, लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, इवन भगवान बोलना शुरू कर दिया, या फिर आप कह सकते हो धरती आबा, यहाँ तक कि धरती आबा तक बोलना शुरू कर दिया। बिरसा मुंडा जी की बात करें तो ये अपने आप, इनके जो रियल एनिमीज थे वो थे दीकूज। दीकूज कौन थे? पर्टिकुलरली वो लोग जो कि ऑपरेसिव ब्रिटिश राज के पार्ट हुआ करते थे, चाहे फिर वो जमींदार हो, चाहे फिर वो इंग्लिश कुछ खुद ही क्यों ना हो, या फिर जो मिशनरीज आ रहे थे कन्वर्ट करने के लिए वो। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया, एक स्लोगन और, अबुआ राज सेतुर जाना, और दूसरा अबुआ राज सेतुर जाना महारानी राज तुंदु जाना। दैट मीन्स किंगडम ऑफ क्वीन एंड आवर किंगडम बी स्टैब्लिश्ड, लेट द किंगडम ऑफ द क्वीन एंड। सीधी सी बात है, उस टाइम पे क्वीन का रूल चल रहा था, ब्रिटेन की क्वीन, तो बोला इसका तो ख़त्म करो रूल, और हमारा किंगडम, हमारे खुद के राजा जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके नाम पर हमें फिर से हमारा खुद का राज्य स्थापित करना है। तो ऐसे में भगवान बिरसा ने अपनी तरफ से जो मासेस थे, भीड़ थी, उनको इग्नाइट किया, एक पुश दिया, और ऐसे में मेन जो फॉलोअर्स थे वो थे मुंडाज, ओरियंस और अदर आदिवासी ग्रुप्स। उन्होंने बिरसा मुंडा को, और नॉन आदिवासीज भी थे जिन्होंने इनको साथ दिया। और जब इन्होंने, बिरसा मुंडा ने अपनी तरफ से एक कॉल दिया उलगुलन का, कि उलगुलन का मतलब क्या हो गया? रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉलोनियल मास्टर्स, एक्सप्लॉइटेटिव दीकूज, जो बाहर से आए हुए जो भी शोषणकारी राज है उसको हमें ख़त्म करना है। और बिरसा ने कहा लोगों से कि ना तो वो रेंट देंगे, ना किसी फ्यूडल को अपनी एरिया में एंटर होने देंगे, उनको भगाओ वहाँ से, मिशनरीज़ को वहाँ पर मत रुकने दो, और कॉलोनियल अथॉरिटीज़ जो भी ब्रिटिश पावर का नाम लेकर के आते हैं, ब्रिटिश राज का, उनको वहाँ पर घुसने ही मत दो, टिकने ही मत दो, भगा दो वहाँ से। ठीक है, और इन्होंने यूज़ किए थे ट्रेडिशनल वेपन्स, बो, एरोज। ठीक है, और मेन लोकेशन आपको पता ही है, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में ये लोकेटेड रहे, और इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लगातार रेजिस्टेंस बढ़ाया। और आप देख सकते हो कि बिरसा ने ये भी बहुत केयरफुली किया कि जो एक्सप्लॉइटेटर्स हैं उनको अटैक कैसे करना है, जैसे कि कोई कॉमन मैन की डेथ ना हो जाए। अटैक करो तो सोच समझ करके करो कि कहीं हमारे जो लोकल्स हैं उनमें से किसी की डेथ ना हो जाए। फिर आप देखो इनको कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, और फिर उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है जून 9, 1900 को। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो इनकी स्पिरिट जो थी स्ट्रगल की, उसको वेन में नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स हम उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर किया भी नहीं गया। फिर उसके बाद में ब्रिटिशर्स ने इन ट्राइबल्स को थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पारित किया, जिससे कि थोड़ा सा रिलीफ मिली। क्योंकि इसमें अब क्या था कि जो अब एक्ट था, इसमें क्या था कि ट्राइबल लैंड जो थी अब नॉन ट्राइबल्स के पास में ट्रांसफ़र नहीं होगी, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। क्योंकि इसकी वजह से ये लैंड ओनर से लेबरर बन गए थे ना, अब इसकी वजह से अब चेंजेस ला दिए गए कि अब जो ट्राइबल ज़मीन है, जहाँ पर भी आदिवासियों की ज़मीन थी, उसको अब कोई दूसरा गैर आदिवासी इंडिविजुअल टेक ओवर नहीं कर सकता था। इसके अलावा आदिवासियों को और भी रिलीफ तब मिली जब इस लैंडमार्क लेजिस्लेशन में ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो गया। तो ये अपने आप में बहुत, और साथ में जो फोर्स लेबर का जो वेत बिगारी थी उसको भी अबॉलिश कर दिया गया। तो ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 है, ये एक रिलीफ का काम कर रहा था। ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा जो है, आज 121 साल हो गए इनके मतलब डेथ हुए। 1900 में हो गई थी डेथ, तो आज 2021 चल रही है। फिर भी ये एक ऐसा आइकन है जो कि हमें वेल्योर, करेज, लीडरशिप, इन तीनों चीज़ें के बारे में बताते हैं। तो एथिक्स में भी आप इनके कोटेशन को यूज़ कर सकते हो, राइट। ऐसे में आप देखो कि ये एक ऐसे लीडर हैं जो कि अपनी कल्चर में बहुत ज़्यादा गर्व रखते थे, अपनी ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया, और हाँ, कि अगर ट्रेडिशन में या अपने रिलीजन में, अपने सिस्टम में कुछ कमियां थी तो उनको रिफॉर्म भी किया। तो ये एक अपने आप में एक लीडर की, आप कह सकते हो, क्वालिटीज़ होती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का भी उद्धार हुआ, उनका पार्टिसिपेशन भी हुआ।
और इस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को केवल आप कन्फाइंड मत समझो केवल जंगल वाले एरिया में, इसका पूरा इम्पैक्ट पूरी आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस के ऊपर रहा। क्योंकि जब ऐसे मूवमेंट हुआ करते थे ना, तो और ब्रॉड स्केल में बहुत सारे मासेस को एक पुश मिलता था कि जब जंगल में रहने वाले लोग अपने राइट्स के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो जो लोग अपने आप को कह सकते हैं कि हम शहरों में रहते हैं, तो उनको अपने आप में एक पुश भी मिला था। ठीक है, तो एक ये करेज, सुप्रीम सेक्रीफाइस करना कि हाँ जी हम हमारी ज़िंदगी का बलिदान देने के लिए तैयार है, पर हमें गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो ऐसे में आज का जो टाइम है वो इसी दिन का है। आज डे है 15 नवंबर, जिसको हम भगवान बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और इसको बोला जाता है जनजातीय गौरव दिवस। तो इस दिन ट्राइबल्स के लिए बहुत ही इनके कंट्रीब्यूशन को हमें मेमोराइज करना है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल यहाँ पर राइटर के द्वारा लिखा हुआ है। तो जनजातीय दिवस की बात करो तो मेमोराइज करना ज़रूरी है, इन मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है, इनके एफर्ट्स को, और साथ में जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल हेरिटेज है, उनको हमें कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो ऐसे में वेल्लोर, हॉस्पिटैलिटी और नेशनल प्राइड, ये सारी चीज़ें इंडियन वैल्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और उन्हीं चीज़ों को जब याद करते हैं आज, तो भगवान बिरसा मुंडा का पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो वाले कंप्लीट हो गई है और कंक्लूड कर दिया गया था पूरा नवंबर 13 को, मतलब सैटरडे को। तो ऐसे में देखो COP25 देखो मैड्रिड स्पेन की कैपिटल में हुआ था। अब सवाल सबसे बड़ा ये आ चुका है कि UNFCCC प्रोसेस क्या रेलेवेंट है भी या नहीं, क्योंकि ये अभी तक 1992 से शुरू हुआ था और अभी तक इतना कोई एक कहते हैं ना कि ग्रेट ब्रेक थ्रू नहीं मिला है जिसको हम कह सके कि वाकई में इसको हमें कंटिन्यू करना है। अब की बार अगर कुछ देखें COP26 में, तो एक तो कुछ फाइनलाइजेशन ये हो पाया है कि पेरिस एक्ट जो था 2015 का पेरिस क्लाइमेट चेंज एक्ट, COP21 के जो भी रेजोल्यूशंस थे उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें एक आउटकम तो अभी COP26 में क्या निकला है कि पेरिस पैक्ट के टाइम पे जो कार्बन मार्केट को लेकर के रेजोल्यूशन या सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, उसके लिए रूल्स है ना वो थोड़े से फाइनलाइज होने की चांसेस बन रहे थे, क्योंकि बहुत साल हो गए थे 2015 से लेकर अब तक। तो उसको थोड़ा सा रिजॉल्व कर पाने में सक्सेस मिली है, जिसमें एक तो ये क्लियर हुआ है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल था, जिसमें कार्बन क्रेडिट की बात की गई थी। कार्बन क्रेडिट सिस्टम का आपको पता होना चाहिए कि मान लो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के ABCD, ये अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने अपने इनका कोटा होता है इनके एनर्जी एमिट मतलब कार्बन एमिट करने के लिए। तो ऐसे में A का कोटा है मान लो 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने का, B का भी 5 है, C का भी 5 है और D का भी 5 है। अब इस केस में मान लो कि B ने तो एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम यूज़ किया, तो ऐसे में कार्बन एमिशन केवल 3 टन ही कर पाया। और दूसरी तरफ A है, उसके पास में एनर्जी डिमांड ज़्यादा थी उनके लोगों में, तो इस केस में अब 5 टन का एमिशन तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पर ज़रूरत है अभी भी कि 2 टन और कहीं से अरेंज हो जाए तो हम उनसे ले लेंगे। तो अब क्या करेगा कि A कुछ पैसे देगा या कुछ सपोर्ट देगा B को, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सके और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट मैनर में काम कर सके, है ना। और इसके बचे हुए जो 2 टन का जो कोटा है वो परचेज कर लेगा। तो इस तरीके से इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये वो कंट्रीज़ है जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल का जो कार्बन क्रेडिट सिस्टम था ना, उसमें बहुत बढ़िया काम किया था और क्रेडिट अर्न किए थे, पर उनका सेटलमेंट नहीं हो पाया 2012 के बाद में। तो इस केस में क्या था कि इन कंट्रीज़ का विश्वास जो था डेवलप्ड कंट्रीज से वो उठ गया था कि यार कार्बन क्रेडिट हमने इतनी मेहनत करके कमाए, हमने एमिशंस को रिड्यूस किया, हमारे पास में क्रेडिट अवेलेबल है, उसके बावजूद लोग हमसे चीटिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने भी फिर बाद में इस बात पे दिमाग लगाना छोड़ दिया। तो एक तो ये मुद्दा। दूसरा, क्योटो प्रोटोकॉल के बाद में अभी जो एक्ट अंडर कंसिडरेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन में है, वो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट ही है। 2021 से 2030 तक वो इम्प्लीमेंट होगा। तो अब क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो कार्बन क्रेडिट्स अवेलेबल थे, अब उनको वो ट्रेड कर सकते हैं आगे, अभी करंट टाइम में 2021 से लेकर के 2025 के बीच में। तो ऐसे में देखो, पेरिस अकॉर्ड या पेरिस पैक्ट को लेकर के यूनिफॉर्मिटी लाना अपने आप में थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, अब सवाल ये आ जाता है
कि कार्बन क्रेडिट को तो चलो कर दिया, अब सवाल यह है कि गोल क्या है। एक तो देखो एडेप्टेशन और एक होता है मिटिगेशन। एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट चेंज को हम एक्सेप्ट करें और उसी के हिसाब से हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हों। जैसे कि बाढ़ आएगी, हमें रेडी रहना है, और अगर बाढ़ आ जाती है तो हम फिर से तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं। ठीक है, एक तो हो गया ये, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। एक होता है मिटिगेशन, कि बाढ़ आने की नौबत ही ना आए तो पहले ही क्लाइमेट चेंज को रोक दो। तो मिटिगेशन से अडेप्टेशन की तरफ गियर तो शिफ्ट हुआ है, पर सवाल यह है कि वहां पर डिफिकल्टीज आ रही है कि एक तरफ तो लोकल इश्यूज और दूसरी तरफ ग्लोबल कॉपरेशन। अब लोकल तो सीधी सी बात यह है ना कि हर कंट्री की अपनी अपनी टारगेट्स हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें, इंडिया, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना और फॉसिल फ्यूल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम हटाना चाहें तो उसके लिए पैसों की जरूरत भी तो है ना। तो एक तरफ तो डेवलपमेंटल इशू है लोकल, जिसमें हम चाहते हैं कि कार्बन एमिशन भी कम हो, डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो, पर उसके लिए चाहिए पैसे। अब पैसों के लिए अभी तक देखा जाए तो जो COP15 था 2009 में, कोपेनहेगन में जो मीटिंग हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि $100 बिलियन हर साल दे दिए जाएंगे 2020 से। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। और देगा कौन? डेवलप्ड कंट्रीज। पर अभी तक वो रुपए नहीं दिए गए हैं। तो इस केस में डेवलपिंग कंट्रीज कहां से फिर एफर्ट्स लगाएंगे एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए? और अभी भी केवल कमिटमेंट ही है, आउटकम क्या होगा वो क्लियर नहीं है, उस पर बहुत ज्यादा डाउट है। तो ऐसे में ग्लासगो डिक्लेरेशन में डेवलपिंग कंट्रीज ने, जैसे चाइना, ब्राजील, इंडिया, ईरान, इन सब ने मिलकर के डेवलप्ड कंट्रीज पे दबाव बनाया है कि आप हमें पैसे दो, जिससे कि हम क्लाइमेट फाइनेंस, आप हमें पैसे दो, दैट मीन्स क्लाइमेट के नाम पे पैसा मिलेगा, उसको क्लाइमेट फाइनेंस बोल देंगे, जिससे कि हम हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में कार्बन एमिशन को मिनिमाइज कर सकें। पर वही बात है कि इतना इंप्लीमेंटेशन होगा कि, वैसे तो बोलने को तो ये कहा है कोप जो क्या था, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज, LMDCs। G24 ने क्या कहा, ये ग्रुप बन गया G24, जिन्होंने डिमांड ये करी है कि हमें $1 ट्रिलियन से ज्यादा जरूरत है पैसों की, तो अगर देखा जाए तो एनुअली, पर आप $100 बिलियन तो कम से कम दो शुरू में। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स की वजह से नुकसान भी सबसे ज़्यादा किसको, ये भी हमने देख लिया ऑलरेडी, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो, या फिर वो छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं वो। तो ऐसे में इंडिया, चाइना, ईरान, वेनेजुएला, क्यूबा, इन्होंने देखो अपनी तरफ से फाइनल कंक्लूजन जब हुआ ना ये COP26 का, उसमें ऑब्जेक्शन दिया है कि एक तो ये कि कोल पावर को आप बिल्कुल फेज आउट करो। तो इंडिया ने अपनी तरफ से कह दिया कि फेज आउट नहीं, इसको फेज डाउन करो। और इस पे देखो इंडिया और चाइना दोनों साथ में थे। ठीक है, फेज आउट का मतलब तो ये हो गया, फेजिंग आउट का मतलब कि आपको कोल बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, और फेजिंग डाउन का मतलब कोल पे डिपेंडेंसी कम कर देनी है। तो अभी क्या है, चाइना हो गया चाहे इंडिया हो, दोनों की एनर्जी रिक्वायरमेंट थर्मल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। रिसेंट क्राइसिस हमने अच्छे से देखा एनर्जी वाला, तो इस केस में फेज आउट की बजाय फेज डाउन कहा, और फिर ये अमेंडमेंट लाया जाता है कंक्लूजन में, और अब इसको फेज डाउन ही रख दिया गया है। दैट मीन्स इंडिया ने आगे बात रखी, चाइना ने सपोर्ट किया और ये बात एग्री करवा दी। तो देखो ग्लासगो की अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी को अपग्रेड करना, अपस्केल करना, ये टारगेट हमने रखा है। 2030 की हमने डेडलाइन ले रखी है। नेट जीरो एमिशन का 2070 हमने बोल दिया है। तो ऐसे में जो कदम उठाने हैं और जो कदम उठाने चाहिए, उन दोनों में गैप नहीं होनी चाहिए। साथ में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारी डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस हैं वो क्लाइमेट चेंज, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज की देन है बहुत हद तक है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के चक्कर में हमारी डेवलपमेंट की जो एस्पिरेशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। तो हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। वैसे तो इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, जिसमें एक तो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंटरनेशनल नेटवर्क, सोलर पावर ग्रिड नेटवर्क बनाने की एक शुरुआत की है दिल्ली ने अपनी तरफ से। तो एफर्ट्स दिल्ली की तरफ से कोई कम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा देखो, अब क्लाइमेट नेगोशिएशंस की हिस्ट्री देखी जाए ना, तो डेवलप्ड कंट्रीज ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया है हमेशा से डेवलपिंग कंट्रीज पे, और वो भी देखें
तो बड़े जो डेवलपिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ये कंट्रीज तो स्पेशली, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि प्रेशर इंडिया पे लगातार बनेगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बूस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, पैसों की ज़रूरत हो, फंडिंग के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने के लिए हमें एफर्ट्स लगाने होंगे। ठीक है, तो देखो डेवलप्ड कंट्रीज पर दबाव बनाना इंडिया को छोड़ने की ज़रूरत है नहीं। क्लाइमेट फाइनेंस उनसे मिले तो काम करें हम, और साथ में जो इंडिया पे दबाव बने कि हाँ जी आप फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी बिल्कुल ख़त्म करो, तो उसके लिए पहले उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, जो भी दबाव बनाए उन कंट्रीज़ की, क्योंकि हम हमारे डेवलपमेंटल इम्पेरेटिव्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी तो आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये बात हो गई एडिटर की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो श्याम चरण जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल, वाई ग्लासगो डिसअपॉइंट्स, क्यों ग्लासगो से हमें डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। इसमें देखो एक तो ये कि जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में टारगेट लिया 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और टारगेट 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा राइज नहीं होने देना है, और दूसरा ये कि कोशिश ये करनी है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ना जाए। पर ये सारी की सारी चीज़ें फॉल्स साबित हो रही हैं, क्योंकि कमिटमेंट ले लिए पर उनके ऊपर काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा अभी एक चीज़ के ऊपर तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि 2 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना, इस पर एकदम फर्म कमिटमेंट देखने को मिला है। पर वही बात है कि केवल एक सिल्वर लाइन जो कि केवल बातचीत में चल रही है, वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगी कि नहीं। एक तो क्या है, राइटर को यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट क्यों मिल रही है वो जानते हैं। देखो इंडिया और चाइना, इंडिया ने जैसे हमने देखा ना कि फेज आउट की बजाय, कोल की फेज आउट की बजाय फेज डाउन पे फोकस किया है। तो बोले ये चीज़ ठीक है कि चलो हमने अमेंडमेंट करवाने की कोशिश की, पर हमारा जो टारगेट है एक्चुअल में वो है कि हम कैसे भी करके क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करें, टेम्परेचर को ज़्यादा राइज नहीं होने दें। तो उसके लिए हमें फेज आउट ही करना होगा। तो पहली चीज़ तो फेज आउट के बजाय फेज डाउन पे ही क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि इंडिया को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अच्छा फिर भी चलो ठीक है कि हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, और उसमें इंडिया ने ये चीज़ आगे कर रखी बात कि भाई फेज डाउन वर्ड यूज़ करो फेज आउट की बजाय, और चाइना ने पीछे से सपोर्ट किया। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि इस तरीके की डेंजर सिचुएशन में चाइना जब ये बात समझता है, क्योंकि चाइना भी तो नहीं चाहता ना कि जल्दी से वहाँ पर कोल पे डिपेंडेंसी एलिमिनेट हो जाए चाइना में, तो ये चाइना को आगे होना चाहिए था, ना कि इंडिया को, क्योंकि फिर बाद में अब इंडिया अगर आगे होता है तो इंडिया पे दबाव बन जाता है। एक यहाँ पर ये बताई जा रही है बात। इसके आगे ये बताया जा रहा है कि एक चीज़ अडॉप्ट की गई है, अभी एक चीज़ को रिकॉग्नाइज बड़ा क्लियरली किया गया है कि करंट फाइनेंस की अगर बात करें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलना चाहिए वो एडिक्वेट नहीं है ना, क्योंकि जो अभी रियल में देखा जाए तो $15 बिलियन के लगभग हर साल डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिल रहा है, $15 बिलियन, जबकि कमिटमेंट कितना था, $100 बिलियन। और इसको डबल करने की बात कर दी गई है कि जी हम कैसे भी करके कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करवाने के लिए सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा देंगे, और वो अब जितना मिलता है उसका डबल कर देंगे, लगभग $30 बिलियन। पर सवाल ये है कि यूएनईपी की रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो उसके हिसाब से देखें तो अडेप्टेशन कॉस्ट है ना क्लाइमेट चेंज के लिए, मैंने बताया था क्लाइमेट चेंज एडेप्टेबिलिटी, दैट मीन्स कि हम क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ये रियलिटी है, और उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। नहीं भी नहीं ना तो 2030 आते आते 130 से 300 बिलियन डॉलर्स की, जबकि आप केवल कितना दे रहे हो, $30 बिलियन, जो कि राइज होकर के केवल $70 बिलियन हो सकता है। पर होगा क्या, दिया कितना जाएगा, ज़रूरत कितनी है, 130 to 300 बिलियन डॉलर्स। तो ये एक हो गया गड़बड़ यहाँ पर कि जो कोई भी हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं उन टारगेट्स के हिसाब से इनपुट बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखो फाइनेंस का इशू बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। पेरिस एग्रीमेंट की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है, कि जिसमें 2000, ये 5 नहीं, मेरे हिसाब से 2015 होना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग है, 2015 से 20 के बीच में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में ये कमिट कर दिया था कि $100 बिलियन पैसे दे दिए जाएंगे, जिससे कि क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी, क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वो हम डेवलप कर पाएंगे। उसके लिए कोई रूलिंग नहीं बन पाई थी। अब फाइनल ये हुआ है कि 2020 से 2025 के लिए $100 बिलियन एनुअली दे दिए जाएंगे। पर सवाल ये है कि ये क्या प्रोमिसेस हैं, ये मिल पाएंगे, कंप्लीट हो पाएंगे? बोला बहुत कम चांस है इस पे, ठीक है।
तो एडिक्वेट फाइनेंसिंग तो पहले नहीं है और कमिटमेंट वैसे ही पूरे नहीं हो रहे हैं, और बोले ये चीज़ हमेशा सिचुएशन को बिगाड़ती चली जा रही है। फिर आगे ये हो गया डिसअपॉइंटमेंट का कारण। इसके आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि मल्टीलैटरल डिस्कोर्स देखने को मिल रहा है। एक तो देखो कि अभी सिचुएशन जो बन रही है अलग अलग कंट्रीज में, तो उसमें सबसे ज़्यादा लॉसेस जो होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज को इतना बोलने का मौका नहीं मिलता, तो इस वजह से उनको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर दो प्लूरिलैटरल आउटकम्स बताना चाह रहे हैं यहाँ पर राइटर, ठीक है, कि हम कैसे हम सब्सटेंशियल मेजर्स ले सकते हैं जिसकी वजह से कुछ आउटकम हमें मिले। जैसे कि 100 कंट्रीज ने मिलकर के टारगेट किया कि मीथेन एमिशन को हम 2030 आते आते 30% तक रिड्यूस कर लेंगे। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन को कट करने के लिए भी जो कमिटमेंट लिए गए हैं उसमें भी इंडिया ने अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। बोले ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अब मीथेन वाले में इंडिया ने क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? क्योंकि मीथेन एमिशन जो है सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक्स की वजह से होता है, और लाइव स्टॉक पे हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। हम बिल्कुल भी लाइव स्टॉक को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इंडिया ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। दूसरा, मीथेन का हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है ग्लोबल वार्मिंग को राइज करने के लिए। हाँ, ये बात ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में मीथेन का जो लाइफ टेन्योर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम है, पर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से आपको पता है साइबेरियन रीजन, ग्रीनलैंड, आर्कटिक लिटोरल का मतलब ओशंस के आसपास वाला रीजन, ओशन का जो किनारे का रीजन है, ठीक है, तो वहाँ पर लगातार जो परमाफ्रोस्ट है, परमाफ्रोस्ट का मतलब परमानेंटली जो बर्फ जमी रहती है वो पिघल रही है, और पिघलेगी तो वहाँ से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ये और वहाँ से रिलीज होगा। तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों के एमिशन को रिड्यूस करना ज़रूरी है, और इसमें इंडिया ने अपने कमिटमेंट नहीं दिए, तो एक और यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग गया। और ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने वाली बात, जिसमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है अभी करंटली, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से कमिटमेंट दिया है कि हाँ, हम रेडी हैं कि डिफॉरेस्टेशन को रोक लेंगे, 2030 आते आते उसको रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। पर इंडिया ने कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि इंडिया का ये है कि हमारे यहाँ पर अगर फॉरेस्ट का ये क्लॉज हम साइन कर देते हैं तो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनमें ट्रेड नहीं हो पाएगा, और हमारे ट्राइबल्स हैं वो इस पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में राइटर इस चीज़ से भी डिसअपॉइंटेड है। पर कारण क्या है? देखो कि हमें हमारे डेवलपमेंटल, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी तो देखना ज़रूरी है ना, कि अभी भी हम प्रोग्रेसिव हैं। बहुत सारे लोग ट्राइबल्स जो जंगलों पे डिपेंड करते हैं, अगर हम उनको उनके राइट से ही हम दूर कर देंगे तो फिर बाद में कैसे फिर हम आगे बढ़ पाएंगे, या फिर कैसे हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, राइट? तो इस केस में इंडिया के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं, बट राइटर जो हैं वो अपने कंसर्न्स रेज कर रहे हैं। फिर देखो एक चीज़ और निकल के आई है ग्लासगो समिट में, कि यूएस और चाइना के बीच में एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकल रहा है, और ये जॉइंट डिक्लेरेशन यूएस चाइना के बीच में है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो ऐसे में ऑलरेडी देखो 10 नवंबर को चाइना की तरफ से डिक्लेरेशन ये था कि चाइना जो है वो अपनी तरफ से ऐसी कंडीशन क्रिएट करना चाहता है जिससे कि क्लाइमेट चेंज को भी कंट्रोल किया जाए। अब क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे जब कन्वर्जेंस आती है, तो अभी क्या है, आज जैसे 15 नवंबर हो गई ना, तो जो बाइडन और शी जिनपिंग की वर्चुअल मीटिंग होने वाली है आज, ठीक है, और इस मीटिंग में जो भी बातें होंगी उनके लिए एक ये फेवरेबल कंडीशन तैयार है, इससे जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें चाइना और यूएस दोनों पार्टिसिपेट करते हुए दिखे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यूएसए की तरफ से जो क्लाइमेट एनवॉय है जॉन कैरी, और चाइना की तरफ से जो नेगोशिएटर हैं, सीजन नेगोशिएटर, जिनका नाम है शी जेनहुआ, ठीक है। तो इनके बीच में बातचीत हुई है। तो देखो अभी जो चाइना और यूएस के बीच में ट्रम्प एरा में जितनी ज़्यादा खींचतान थी उसको थोड़ा सा शांति मिलेगी, पर सवाल यह है इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट। देखो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो इसके डेफिनेटली देखने को मिलेंगे कि यूएस और चाइना के रिलेशन अच्छे होते हैं, अच्छे का मतलब थोड़े बहुत भी अगर मॉडरेशन की तरफ जाते हैं, तो इंडिया और चाइना के बीच में तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे टेंशन चल ही रही है। तो इंडिया के पास में जो कोई भी मैनेज करने के लिए या मनोवर करने के लिए जो रूम बचता है, स्पेस बचता है, जहाँ पर इंडिया अपनी नेगोशिएशंस को पुश कर सकता है, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा।
क्यों? जब दोनों कंट्रीज उधर लाइक माइंड मतलब बातचीत करने लग जाते हैं तो इंडिया फिर बाद में दबाव नहीं लगा पाता, क्योंकि फिर उनके बीच में बातचीत हो रही है चाइना और यूएस के बीच में। ठीक है, फिर हम बात करें अभी की, तो ग्लासगो के टाइम पे जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं, उन कमिटमेंट्स में भी हम थोड़ा सा पीछे हैं, कारण कि 2060 का कमिटमेंट चाइना ने दिया और 2070 का हमने दिया। तो सवाल ये है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाह रहे हो ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक जिस पेस से काम होना चाहिए उस पेस में हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि एक तरफ तो हम कोल को प्रोडक्शन के कोल पर डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहते हैं, पर इसके अलावा ऑयल की बात कर लो या नेचुरल गैस की बात कर लो, ये भी तो फॉसिल फ्यूल हैं, इनके ऊपर डिपेंडेंसी भी कम नहीं कर पा रहे हैं हम। दूसरा, मीथेन की बात कर लो या डिफॉरेस्टेशन की बात कर लो, इन कमिटमेंट से हम बाहर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी राइटर अपनी वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। फिर देखो, एनहेंस्ड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें अभी देखा ना हमने कि एमिशन को रिड्यूस करेंगे 2030 आते आते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, थर्मल एनर्जी डिपेंडेंसी रिड्यूस करेंगे, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा जो एडप्टेशन की बात की, फाइनेंस की बात की, उन चीज़ों में भी हम थोड़ा सा डाउन है। देखो बात ये है कि सिचुएशन कुछ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल बन चुकी है, इसमें तो डाउट है नहीं। इंडिया ने अपने जो शुरुआती फेज में जो कमिटमेंट दिए, ठीक है, जिसमें पंचामृत जिसको हमने बोला था, ठीक है, तो उन पंचामृत के बारे में राइटर ये बोल रहे हैं कि उनको हमने बोल तो दिया, पर उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो उस केस में आगे यही कॉन्फ्रेंस में बढ़ते बढ़ते ही हम बहुत ज़्यादा साइड लाइन में चले गए। शुरुआत तो हुई थी अच्छी खासी पेस से, बिल्कुल सेंटर में थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, पर उसके बाद में जैसे ही आगे बढ़े तो लास्ट आते आते ये जो दो कमिटमेंट थे, मीथेन वाला और एक डिफॉरेस्टेशन वाला, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा पीछे रह गए। तो बोलते हैं कि प्रेशर तो देखो इंडिया पे बहुत आएगा, है कि नहीं, क्योंकि कमिटमेंट जो लिए हैं वो, और एक सेंट्रल रोल प्ले करना चाहता है इंडिया वो। पर वही चीज़ है, देखो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा दबाव आता है और जितना उस दबाव में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, उतना ही हमारा एक कहते हैं ना कि हमारी जो एक लीडरशिप स्किल्स हैं, लीडरशिप जो हमारा पार्टिसिपेशन है लीडरशिप में, वो आगे बढ़ता है। हम ज़्यादा एक डोमिनेंट पावर के तौर पे इमर्ज होकर के आते हैं, और वही देखो इंडिया चाहता है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, टारगेट्स हैं, उनमें आप मान के चलो कि हम यूनाइटेड नेशन में भी रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, यूएन में भी। ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्ल्ड लीडरशिप में तो ये सारे रोल जब भी आए हैं तो प्ले करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, तो यही चीज़ बताई जा रही है मेन तो, कि कैसे भी करके मुश्किलें हैं, कमिटमेंट तो बहुत सारे हैं, पर अचीव करना थोड़ा सा दूर की बात लग रही है, या फिर जहाँ जहाँ पर भी इंडिया को असर्टिव और मैनर में काम करना था तो वहाँ थोड़ा सा कम रह गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो इस वाले आर्टिकल में राइटर जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो कमिटमेंट लिए हैं उन कमिटमेंट्स में एक तो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो हमने लॉन्च कर दिया, तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए था, इस पर भी वर्ल्ड कम्युनिटी है उसका अटेंशन लाना था, क्योंकि हमने तो हमारा हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर ही रखा है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन मिनिमम हो, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल कर सकें, राइट। तो उस केस में हाइड्रोजन मिशन पे भी हमें कॉन्सेंट्रेट करना था। इसके आगे देख सकते हैं कि 100 कंट्रीज़ ने अपनी तरफ से जो कोई भी कॉन्क्रीट एक्शन लेने की बात की है ना, तो उनको काम करवाने के लिए अब इंडिया को पहले खुद को काम करना पड़ेगा, नहीं तो केवल और केवल बातें करने से कोई मतलब वाली चीज़ है नहीं। एक तो ये इन्होंने एडिशनल पॉइंट दिया। इसके अलावा जो कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड सीक्वेस्ट्रेशन CCUS पे काम कर सकें, और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो भी हमने लिए हैं जिससे कि क्लीनर एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, जिसके लिए ये है हमारे पास में पंचामृत वाली चीज़ें, तो वो वाला हमें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करनी होगी। बाकी तो देखो इम्प्लीमेंटेशन वही रिपीट हो रहा है, कुछ भी नया कंटेंट नहीं है, बस केवल एक ये था कि ये पॉइंट और ऐड कर सकते थे इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।